हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषार। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। इस पूरी वीडियो में डिस्कशन के दौरान हम ये देखेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए। साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं किसी स्टेट को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है तो। और लास्ट में देखेंगे कि क्यों बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। और ये भी देखेंगे कि क्या क्या कंसर्न्स हैं जो किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से रिलेटेड हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। तो बेसिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है कि ये क्लासिफिकेशन है, यानी कि सरकार किसी स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस तब देती है जब वो जियोग्राफिकली या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस कर रहा होता है। मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस समय स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जैसा कोई प्रोविज़न नहीं था। हालांकि बाद में जब 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन आता है तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जैसा कोई प्रोविज़न किया जाए और उन स्टेट्स को दिया जाए जो इकोनॉमिकली या जियोग्राफिकली डिसएडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस फेस कर रहे हैं। तो पहली बार इसको 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया। अब ये चूँकि 1969 की बात है तो उस समय जो अथॉरिटी थी जो ये डिसाइड करती थी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसको दिया जाएगा, तो ये अथॉरिटी थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि आती थी प्लानिंग कमीशन के अंडर में। टोटल अभी तक 11 ऐसे स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग द 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना, जिन्हें अभी तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा चुका है। तेलंगाना न्यूएस्ट स्टेट है जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया जब ये आंध्र प्रदेश से बनाया गया वापस से नया एक स्टेट। हालांकि उसी समय से आंध्र प्रदेश भी ये लंबे समय से डिमांड कर रहा है कि उसे भी एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिफरेंट है स्पेशल स्टेटस से। सी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बेसिकली क्या करता है, किसी स्टेट को एक अलग से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसी भी तरीके के लेजिस्लेटिव पावर के इन्हांसमेंट की बात नहीं करता, यानी कि उस स्टेट को कुछ अलग से लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं दी जाती, कुछ अलग से उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते। सिर्फ और सिर्फ ये एक टाइप का फाइनेंशियल एड है जो प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू दीज स्टेट्स। नाउ अब क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो किसी स्टेट को फुलफ़िल करनी होती हैं फॉर ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो गडगिल साहब ने एक फार्मूला दिया था और उसी फार्मूले के बेसिस पे टोटल 5 कंडीशंस ऐसी हैं जो जिनको फुलफ़िल करने पे किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है। तो उसमें से जो पहली कंडीशन है दैट इज़ कि स्टेट में हिली टेरेन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जिन जिन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अभी तक मिला है वो सारे स्टेट्स हिली स्टेट्स हैं। इसके पीछे का रीज़न ये दिया जाता है कि जिन जिन स्टेट्स में हिल्स हैं उन स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लेन एरियाज़ के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो इस वजह से किसी स्टेट को अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जा रहा है तो उसे ये कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी। नाउ सेकंड कंडीशन ये है कि उस स्टेट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर पॉपुलेशन डेंसिटी लेट से कम नहीं भी है तो
उस स्टेट में जो टोटल पॉपुलेशन रहती है उसका एक मेजॉरिटी पोर्शन ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए। दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन जो उस स्टेट को फुलफ़िल करनी है टू गेट द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि जो स्टेट की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो होनी चाहिए अलोंग द बॉर्डर्स, यानी कि जो स्टेट है वो स्टेट किसी नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए होना चाहिए। तो ये थर्ड कंडीशन है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है कि उस स्टेट के अंदर इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जैसे आप देखते हो बिहार है, तो इस स्टेट में क्या होता है कि आप लंबे समय से देख रहे हो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी पीछे छूट गए आज़ादी के बाद से ही। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो इन स्टेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। फिफ्थ है, जो स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रैक्टिकल नेचर के हो जाएं। तो ये 5 कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल करनी होती हैं किसी स्टेट को, तब जाके उन्हें स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से सारे स्टेट्स कोशिश ये करते हैं कि उन्हें स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिल जाए। तो बात करेंगे पहले बेनिफिट की, तो उसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो उस स्टेट के अंदर जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसका 90% खर्चा उठाती है और 10% वो स्टेट उठाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो उस स्कीम पे अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 90 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और वो 10 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आएगा। वहीं नॉर्मल कंडीशन में अगर दूसरा कोई स्टेट है जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 60 to 75% का ही खर्चा उठाती है, बाकी 40 to 25% का खर्चा स्टेट को देना होता है। ये एक बेनिफिट है जो किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट को मिल जाता है, उसको सिर्फ 10% देना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। दूसरा ये होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब बजट आता है तो बजट एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। लेट्स से किसी सेक्टर को या किसी मिनिस्ट्री को, किसी डिपार्टमेंट को जितने भी फंड्स एलोकेट किए गए थे, अगर वो विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर पूरा यूटिलाइज नहीं होता है तो वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में लैप्स हो जाता है। तो एक यहाँ पे रिबेट मिलता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को, वो ये है कि जो भी पैसा अनयूटिलाइज्ड रह जाता है बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो लैप्स नहीं होता, वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये एक स्पेशल प्रोविज़न है जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेटस के लिए किया गया है। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, जो डिफरेंट टाइप के इन कॉरपोरेट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, इन सब में कंसेशंस प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ बेनिफिट ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसमें से जो 30% है सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रॉस बजट का, वो इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को जाता है। लेट्स से कि अगर सरकार 100 करोड़ का बजट लाती है, हालांकि बजट बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर हम मान लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट 100 करोड़ का बजट लेके आ रही है, तो उसमें से वो जो 30% यानी कि 30 करोड़ जो होगा वो गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करेगी ओनली फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स के लिए। यानी कि अगर उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवानी है पैसे से, तो वो सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को ही प्रीफर करेगी, बाकी स्टेट्स को नहीं। नाउ अब बात करेंगे कि क्यों बिहार बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहा है कि उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाना चाहिए।
तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। आइए देखते हैं बारी बारी। तो जो फर्स्ट रीज़न है वो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। बिहार में लंबे समय से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं रहा, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ रहीं इन्वेस्टमेंट की। इसके वजह से क्या हुआ कि बिहार के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट नहीं हो पाई। होता क्या है कि जब बिहार को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, जब बिहार को रीऑर्गेनाइज़ किया गया और झारखंड और बिहार दो पार्ट में बांट दिया गया, तो जितनी इंडस्ट्रीज़ थी बिहार के अंदर वो झारखंड वाले रीजन को चली गई। इससे क्या हुआ कि जो बिहार के लोग थे उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो स्लो डाउन हो गई और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो लिमिटेड हो गई, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि बिहार आज भी एक पिछड़ा राज्य है। नाउ सेकंड कंडीशन है नेचुरल कैलेमिटीज़। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार प्लेन एरियाज़ में पड़ता है और बिहार से कई सारी रिवर्स जाती हैं। अब होता क्या है कि जब मानसून का टाइम आता है तो जो नॉर्दर्न रीजन है बिहार का वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, और इसी के ऑपोजिट क्या होता है कि जो बिहार का साउदर्न पोर्शन है वहाँ पे आ जाते हैं ड्रॉट्स। तो इस वजह से क्या होता है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, लोगों का लाइवलीहुड इफेक्ट होता है, और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर है वो इम्पैक्ट होता है, जो मेजॉरिटी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है बिहार के लोगों का। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी एक मेजर रीज़न है। नाउ द थर्ड इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सी, अगर मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बेसिकली इरिगेशन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी कि बिहार में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और इससे क्या होता है कि जो वाटर सप्लाई है वो इनएडिक्वेट रहती है, जिससे क्या होता है कि खेती करने में प्रॉब्लम आती है। अब चूँकि इससे क्या होता है कि इरिगेशन की वजह से जो खेती होती है वो इम्पैक्ट हो जाती है। अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं रहेंगी तो कहाँ से क्रॉप्स उगेंगे। जो खेती होती है उसमें अच्छा खासा पानी लगता है, और अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होंगी तो जो प्रोडक्टिविटी है उस खेत की, जो ग्रेन प्रोड्यूस होने थे वो जनरली थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे, और इससे क्या होता है कि जो बिहार के लोग जो कि ज़्यादातर खेती पर निर्भर हैं उन लोगों का लाइवलीहुड इम्पैक्ट होता है। नाउ द फोर्थ रीज़न इज़ पॉवर्टी एंड सोशल डेवलपमेंट। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पॉवर्टी रेट हाईएस्ट है। बिहार की ठीक ठाक जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है। बिहार का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो अराउंड 54,000 रुपीज़ है। बिहार जो है वो बहुत लंबे समय से एक पुअरेस्ट स्टेट रहा है। एक डेटा के हिसाब से लगभग 94 लाख पुअर फैमिलीज़ बिहार के अंदर रहती हैं, और अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देंगे तो बिहार को एक एडिशनल 2.5 लाख करोड़ का फंड मिलेगा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इस फंड को स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करेगी इन 94 लाख फैमिलीज़ के वेलफेयर के लिए, इनको पॉवर्टी से अपलिफ्ट करेगी सरकार। तो इसलिए भी बिहार को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। नाउ द फिफ्थ रीज़न इज़ फंडिंग फॉर डेवलपमेंट। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर किसी स्टेट को मिलेगा तो उसको ठीक ठाक अमाउंट में फ़ंड मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर बिहार को ये फंड्स मिलते हैं तो जो पैसे बिहार को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, जो बहुत लंबे समय से बिहार में एक इशू है, तो वो पैसे बिहार को मिल जाएंगे। तो इसलिए भी बिहार डिमांड करता है कि उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। तो ये वो 5 रीज़न्स हैं बेसिकली जो सरकार देती है
कि क्यों बिहार को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। हम अब बात करेंगे कि क्या बिहार सच में उन सारी क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करता है जो किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए डिसाइड किए गए हैं। तो बिहार ज़्यादातर जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करता है, लेकिन उनमें से एक रीज़न है, उसमें से जो एक कंडीशन है वो कंडीशन है कि हिली टेरेन का होना। ये जनरली क्या है कि बिहार के अंदर हिली टेरेन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बिहार पड़ता है प्लेन एरियाज़ में, तो ये वो कंडीशन है जो बिहार फुलफ़िल नहीं करता, और इसके वजह से बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि ये सफिशिएंट रीज़न नहीं है, आगे देखेंगे कि और क्या रीज़न्स हैं। नाउ अब बात करते हैं कि क्या और भी स्टेट्स हैं बिहार के अलावा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। तो आंसर है हाँ। जब से 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को कार्व आउट किया गया, तो इससे क्या हुआ कि जो हैदराबाद था, हैदराबाद आपको पता है एक डेवलप्ड सिटी है जो पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करती थी। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया तो हैदराबाद तेलंगाना को चला गया। अब इससे सिर्फ हैदराबाद ही नहीं गया, कुछ मेजर और सिटीज़ थीं वो तेलंगाना को चली गईं। अब आंध्र प्रदेश को इससे रेवेन्यू का लॉस होने लगा। इसी रीज़न का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश कहता है कि उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। उड़ीसा भी लंबे समय से इस बात को पे अड़ा हुआ है। उड़ीसा भी कहता है कि उसे एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दें, और वो अपने लिए अपने पक्ष में जो रीज़न देते हैं उड़ीसा की सरकार, वो ये कहती है कि चूँकि उड़ीसा एक कोस्टल स्टेट है, वहाँ पे आए दिन साइक्लोन्स आते रहते हैं, वहाँ ठीक ठाक ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, लगभग पूरे स्टेट की 22% पॉपुलेशन ट्राइबल है वहाँ पे। इसके साथ साथ जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं वो उड़ीसा को हिट करती रहती हैं, जैसे साइक्लोन्स हो गए। तो ऐसे में उड़ीसा ज़्यादा वल्नरेबल है, तो उड़ीसा को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। हालांकि जब 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो 14th फाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। तब से सरकार अभी तक किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा नहीं दी है। नाउ अब देखते हैं कि क्या क्या ऐसे कंसर्न्स हैं जो सरकार को रोकते हैं कि क्यों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सरकार किसी को नहीं दे रही है, किसी स्टेट को नहीं दे रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो उसमें से जो पहला रीज़न है दैट इज़ रिसोर्स एलोकेशन। अब अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि उस स्टेट को एक अलग से फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी होती है। अब इससे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो फंड्स हैं उन पर दबाव पड़ता है, तो जो बैलेंसिंग ऑफ फंड है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको कितना एलोकेट किया जाए। और दूसरा रीज़न ये है इसमें, इसी रीज़न में, कि अगर आप किसी स्टेट को ज़्यादा फंड दोगे एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और वहीं बगल वाले स्टेट को आप नहीं दोगे, तो उससे क्या होता है, जो दूसरा स्टेट है जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला हुआ है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन डेवलप हो जाता है। दूसरा है कि डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल असिस्टेंस। जब किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देते हैं तो वो हैविली रिलायंट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी का खर्च उठा रहे हो तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड होता चला जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे, जो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है, वो खुद से एफर्ट लगाना बंद कर देती है
तो जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको प्रेफरेंस नहीं देती है सरकार, क्योंकि उसे लगता है कि फ़ंड तो आ ही रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इससे क्या होता है, ये जो सेल्फ सफिशिएंसी जो स्टेट के अंदर जो सेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी है वो देखने को नहीं मिलती। इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, जो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, वो नहीं देखने को मिलता उस स्टेट के अंदर। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। अगर सरकार किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देती है, इसके बाद भी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा सरकार ने दिया है वो प्रॉपर यूटिलाइज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टेट है, स्टेट की मशीनरी उस पूरे फंड को अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है उसको प्रॉपर अगर यूटिलाइज़ नहीं करती है, इनएफिशिएंसी होती है अगर यूटिलाइजेशन के अंदर, तो फिर जो मेजर ऑब्जेक्टिव था उस फंड को एलोकेट करने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। और हमें पता है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है वो सरकार डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वहाँ पे जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करेंगे, तो वो डिसाइड करेंगे कि फ़ंड का एलोकेशन कहाँ कहाँ हो। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होगी, करप्शन होगा, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, तो इससे जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा और इस एलोकेटेड फंड को जिस पर्पस के लिए भेजा गया था वो चेंज नहीं ला पाएगा उस स्टेट के अंदर। तो ये वो कुछ रीज़न्स हैं जो सरकार देती है कि हम इस वजह से आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा नहीं दे सकते। और अगर आज सरकार एक स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देगी तो कल को बाकी स्टेट्स भी डिमांड करेंगे कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उसके ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा।